ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की तंग गलियों में बसे एक ऐसे घर की है जहां सूरज की रोशनी तो कम पहुंचती थी, लेकिन उम्मीदों की किरणें दीवारों की दरारों से झांकती रहती थीं। इस कहानी का नायक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का है, राघव, और उसकी छोटी बहन जो अभी 5वीं कक्षा में है। उसका नाम रिया है। राघव के पिता मोहन बाबू एक बेहद सरल और सीधे इंसान थे, इतने सीधे कि दुनिया अक्सर उनके सीधेपन को बेवकूफी समझ लेती थी। मोहन बाबू के पास संपत्ति के नाम पर अगर कुछ था तो वो था उनका छोटा सा प्यारा परिवार और लोहे की 3 पुरानी सिलाई मशीनें। जी हां, बस यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। घर का माहौल ऐसा था कि आप आंख मूंद कर भी बता सकते थे कि किस कमरे में क्या हो रहा है। एक तरफ सिलाई मशीन की खट 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 की लयबद्ध आवाज जो सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती और रात के सन्नाटे तक गूंजती रहती। दूसरी तरफ रसोई से आती बर्तनों की खनक और सुधा जी यानी राघव की मां की आवाज। सुधा जी के बारे में क्या कहूं, वे उस घर की वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रबंधन गुरु सब कुछ थीं। ये महिलाओं के पास शायद ईश्वर का दिया हुआ कोई गुप्त सॉफ्टवेयर होता है जो पुरुषों की समझ से परे है। अगर मोहन बाबू महीने के अंत में उनके हाथ पर 5,000 रुपए रखते तो घर वैसे ही चलता जैसे 10,000 मिलने पर चलता, और अगर कभी काम मंदा होता और सिर्फ 2,000 रुपए मिलते तो भी सुधा जी के माथे पर शिकन नहीं आती थी। वे जानती थी कि दाल में पानी बढ़ाना है या सब्जी में आलू, लेकिन बच्चों की थाली कभी खाली नहीं रहने देती थी। हाथ तंग है, यह मुहावरा उस घर में बोला नहीं जाता था, बस महसूस किया जाता था और उसी हिसाब से जरूरतें सिकोड़ ली जाती थीं। मोहन बाबू का काम जैकेट और कपड़े सिलने का था। घर के ही एक भारी कमरे को उन्होंने वर्कशॉप बना रखा था। 3 सिलाई मशीनें एक कोने में सलीके से लगी थीं। मोहन बाबू अकेले काम नहीं करते थे, उनके साथ उनके 2 मित्र भी काम करते थे, रमेश और सुरेश। मित्र इसलिए क्योंकि मोहन बाबू उन्हें कर्मचारी नहीं मानते थे। कायदे से देखा जाए तो व्यापार का नियम कहता है कि अगर आप किसी को अपनी जगह, अपनी मशीन और अपनी बिजली दे रहे हैं तो बदले में आपको कुछ किराया या कमीशन मिलना चाहिए। लेकिन मोहन बाबू का दिल शायद उनकी जेब से बहुत बड़ा था। रमेश और सुरेश के पास अपनी मशीनें नहीं थी और नहीं कहीं बैठने का ठिकाना। मोहन बाबू ने ही उन्हें उधार दिलवाकर 2 पुरानी मशीनें खरीदवाई थीं और अपने घर में जगह दी थी। वे कहते थे, बाहर धूप बारिश और धूल में कहां बैठोगे, मेरे पास छत है, यहीं बैठ जाओ। नतीजा यह था कि तीनों अपनी अपनी मशीन पर काम करते, अपना अपना पैसा कमाते, लेकिन बिजली, चाय, पानी और जगह का खर्च मोहन बाबू के सिर आता। रमेश और सुरेश जैकेट सिलते, पैसा जेब में रखते और घर चले जाते। घर में जब भी चाय बनती 3 कप एक्स्ट्रा बनते। मोहन बाबू को लगता था कि वे पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन राघव जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो चुका था, उसे यह पुण्य कम और पागलपन ज्यादा लगता था। 8वीं कक्षा से ही राघव यह नोट कर रहा था कि उसके पिता का यह भोलापन घर की आर्थिक स्थिति को दीमक की तरह खा रहा है। सर्दियां आने वाली थी। यह मौसम दर्जियों के लिए त्योहार जैसा होता है, खास तौर पर उनके लिए जो जैकेट सिलते हैं। मोहन बाबू के पास साल के 8 महीने छुटपुट काम रहता था। कभी किसी का पजामा फट गया, कभी किसी के स्कूल बैग की तनी टूट गई, कभी पर्दे की सिलाई। इससे बस नमक रोटी चलती थी। असली कमाई के लिए वे सर्दियों का इंतजार करते थे। इस बार एक बड़े शोरूम के मालिक सेठ जगदीश्वर ने मोहन बाबू को एक बड़ा ऑर्डर दिया। जैकेटों का एक बड़ा लॉट तैयार करना था। कच्चा माल, कपड़ा, चेन, अस्तर, बटन सेठ जी ने भिजवा दिया था। शर्त यह थी कि एक तय तारीख तक पूरा माल तैयार होकर कोठी पर पहुंचना चाहिए। हिसाब किताब कुछ ऐसा था कि एक जैकेट बनाने के उन्हें लगभग 60 से 70 रुपए मिलते थे, लेकिन मेहनत के हिसाब से यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। एक जैकेट को तैयार करने में उसकी कटिंग से लेकर फिनिशिंग तक कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। 60 रुपए कमाने के लिए 4 घंटे की कमर तोड़ मेहनत, और बड़े शोरूम में वही जैकेट हजारों में बिकती थी। ये उस अदृश्य शोषण की कहानी है जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मोहन बाबू बहुत खुश थे। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर वे और उनके दोनों साथी रात दिन काम करेंगे तो बच्चों की स्कूल की फीस, पिछले महीने का उधार और शायद दिवाली के लिए कुछ नए कपड़े आ जाएंगे। काम शुरू हुआ, मशीनें दौड़ने लगी। मोहन बाबू सुबह 6 बजे मशीन पर बैठते और रात के 2 या 3 बजे तक पैडल मारते रहते। उनकी पीठ अकड़ जाती, आंखें पतरा जाती, लेकिन मन में एक ही धुन थी, ज्यादा से ज्यादा जैकेट सिलना है।
लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इंसान की नीयत समय के साथ बदलती है। बीच मझधार में जब काम का दबाव सबसे ज्यादा था, रमेश और सुरेश ने अपने रंग दिखा दिए। किसी न किसी बहाने से उन्होंने 2-3 दिन की छुट्टियां मार ली। कभी गांव जाना है तो कभी तबीयत खराब है। मोहन बाबू घबरा गए। उन्होंने हाथ पैर जोड़े। भाई अभी काम कर लो, सेठ बहुत कड़क आदमी है, अगर माल समय पर नहीं पहुंचा तो बड़ी बदनामी होगी। लेकिन उन दोनों ने अनसुना कर दिया। सारा बोझ मोहन बाबू के अकेले कंधों पर आ गया। डेडलाइन से एक रात पहले का मंजर भयावह था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे, और अंदर उस ठंडे कमरे में मोहन बाबू रजाई छोड़कर कांपते हाथों से सुई में धागा डाल रहे थे। राघव अपनी किताबों के पीछे से पिता को देख रहा था। उसे पढ़ाई करनी थी, लेकिन पिता की मशीन की आवाज के साथ साथ उनकी भारी सांसें उसे बेचैन कर रही थी। राघव उठा और पिता के पास गया। पापा, मैं कुछ मदद कर दूं? बटन लगा दूं या धागे काट दूं? मोहन बाबू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों के नीचे के काले घेरे उस मुस्कान का बोझ नहीं उठा पाए। नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर, तुझे अफसर बनना है। ये मजदूरी मेरे नसीब में है, तेरे में नहीं। उस रात मोहन बाबू सोए नहीं। सुबह के 4 बज गए। काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन लगभग और पूरा के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है। 5 जैकेट अधूरी रह गई थी, बस 5। शरीर ने जवाब दे दिया था और समय ने भी। सुबह के 10 बज रहे थे। घर के बाहर एक लंबी चमकदार काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का हॉर्न इतना तेज था कि पूरा मोहल्ला जाग जाए। ये सेठ जगदीश्वर थे। मोहन बाबू हड़बड़ाकर हाथ जोड़े बाहर निकले। चेहरे पर रात भर की थकान और डर साफ दिख रहा था। सेठ जी गाड़ी से उतरे नहीं, बस शीशा नीचे किया। उनके साथ उनका बेटा भी था, जो शायद राघव की ही उम्र का होगा, लेकिन उसके हाथ में महंगा मोबाइल था और आंखों में अमीरी का गुरूर। माल तैयार है? सेठ ने कड़कती आवाज में पूछा। जी जी मालिक, बस थोड़ी सी कमी रह गई है। मोहन बाबू हकलाए। क्या मतलब? सेठ गाड़ी से बाहर निकला। मालिक, मैंने रात भर जागकर काम किया, वो कारीगर नहीं आए थे। बस 5 जैकेट रह गई हैं, बाकी 95 तैयार हैं। वो 5 भी मैं आज शाम तक। सेठ ने मोहन बाबू की बात पूरी भी नहीं होने दी। गालियों की ऐसी बौछार शुरू हुई कि गली के कुत्ते भी डरकर सहम गए। ऐसी ऐसी गालियां जो मोहन बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी में न सुनी थी न दी थी। राघव खिड़की के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसका खून खौल रहा था, मुट्ठियां भिज गई थी। सेठ चिल्ला रहा था, तुम्हारी औकात नहीं है काम करने की, 2 कौड़ी के दर्जी हो तुम, मेरा ऑर्डर खराब कर दिया। मोहन बाबू गिड़गिड़ा रहे थे। मालिक, गलती हो गई, लेकिन मैंने मेहनत में कमी नहीं की। आप बाकी माल ले जाइए, उनके पैसे दे दीजिए, बच्चों की फीस भरनी है। पैसों की बात सुनते ही सेठ का पारा और चढ़ गया। पैसे? किस बात के पैसे? तूने मेरा समय बर्बाद किया, मेरा ऑर्डर पूरा नहीं किया, और तुझे पैसे चाहिए? सेठ ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे घर में घुसे और तैयार जैकेटों के बंडल उठाकर गाड़ी में भरने लगे। मोहन बाबू गाड़ी के पास दौड़े, शीशे पर हाथ रखकर बोले, मालिक ऐसा मत करो, कम से कम लागत तो दे दो। धागा मेरा लगा, बिजली मेरी लगी है, 95 जैकेट तो बनाई है ना मैंने। सेठ ने जोर से दरवाजा खोला, जिससे मोहन बाबू को धक्का लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। वो जोर से बोला, ये 5 जैकेट का जो नुकसान हुआ है ना, वो तेरी सिलाई में काट लिया मैंने, 1 पैसा नहीं मिलेगा, और शुक्र मना कि तुझसे कपड़े के पैसे नहीं मांग रहा मैं। सेठ गाड़ी में बैठा। उसके बेटे ने एक हिकारत भरी नजर जमीन पर गिरे मोहन बाबू पर डाली और चिप्स का पैकेट खाते हुए शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। मोहन बाबू धूल में सने वहीं जमीन पर बैठे रह गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, वे शायद जम गए थे। लेकिन राघव के अंदर कुछ टूट गया था। उसने अपने पिता, अपने हीरो को जमीन पर गिरे हुए, अपमानित होते हुए देखा था। तभी जैसे जले पर नमक छिड़कने के लिए रमेश और सुरेश वहां आ धमके। भाई साहब, वो सेठ तो चला गया, हमारा हिसाब कर दो। मोहन बाबू ने ऊपर देखा। तुमने देखा नहीं क्या हुआ, उसने 1 रुपया नहीं दिया, उसने मुझे धक्का दिया। रमेश ने बेरुखी से कहा, वो तुम्हारा और सेठ का मामला है, हमने तो जैकेट सिली थी ना, हमारी मेहनत के पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं। मोहन बाबू ने अपनी जेब टटोली, कुछ नहीं था। वे चुपचाप उठे, घर के अंदर गए। सुधाजी के पास जो गुल्लक थी, जिसमें वे बुरे वक्त के लिए 1-1 रुपया जोड़ती थी, उसे फोड़ा। कुछ गहने जो शायद आखिरी बचे थे,
उन्हें गिरवी रखने का वादा किया और कहीं से व्यवस्था करके उन दोनों तथाकथित दोस्तों के पैसे चुकाए। पैसे लेकर वे दोनों चलते बने, ये कहते हुए कि अब तुम्हारे पास काम तो है नहीं, हम दूसरी जगह देख लेंगे। उस दोपहर घर में चूल्हा नहीं जला। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। मोहन बाबू अपनी बंद सिलाई मशीन के पास सिर झुकाए बैठे थे। वे मशीन को, अपने हुनर को और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। क्यों सीखा मैंने ये काम? अगर पढ़ लिख लेता तो आज कोई मुझे कुत्ता समझकर लात न मारता। मेरे बच्चों का क्या होगा? वे बुदबुदा रहे थे। राघव दूसरे कमरे में था। वो रो नहीं रहा था। उसका गुस्सा आंसुओं से ज्यादा खौफनाक था। उसने अपनी किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अक्षर धुंधले हो रहे थे। उसे बार बार अपने पिता का जमीन पर गिरना याद आ रहा था। शाम ढलने को थी, तभी दरवाजे पर एक घंटी बजी। राघव ने दरवाजा खोला। सामने एक सभ्य सा जोड़ा खड़ा था, एक पुरुष और एक महिला। वे काफी संभ्रांत लग रहे थे। पुरुष ने पूछा, बेटा क्या ये मोहन टेलर का घर है? राघव ने रास्ता दिया। जी आइए। मोहन बाबू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खड़े हो गए। जी आइए भाई साहब, बताइए क्या सेवा करूं? आने वाले सज्जन ने एक कोट और 2 जैकेट निकाली। जी मैं डॉक्टर वर्मा हूं। यह कोट मैंने विदेश से मंगवाया था, लेकिन फिटिंग थोड़ी ढीली है। और ये मेरी पत्नी की जैकेट है। हमें कल एक शादी में जाना है। क्या आप इसे आज रात तक ठीक कर देंगे? हमें पता है आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मोहन बाबू ने कोट हाथ में लिया। वे काम करने की हालत में नहीं थे, लेकिन आदत और जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। जी हो जाएगा, आप बैठिए, मैं अभी नाप ले लेता हूं। जब मोहन बाबू नाप ले रहे थे, उनकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखों से पानी बहकर गालों पर आ गया। वे चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। डॉक्टर वर्मा ने गौर से देखा। भाई साहब, आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? मैं डॉक्टर हूं, अगर कोई इंफेक्शन है तो दवाई लिख दूं। मोहन बाबू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए झूठ बोला। नहीं नहीं भाई साहब, वो बस अभी रसोई में मिर्च का छौंका लगा था ना, तो उसकी धसक लग गई, और कुछ नहीं। पूरा परिवार जानता था कि रसोई में आज आग तक नहीं जली। छौंका तो दूर की बात थी। डॉक्टर वर्मा और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। वे उस घर के भारी माहौल, बच्चों के इतरोए चेहरे और मोहन बाबू की टूटी हुई आवाज को महसूस कर सकते थे। डॉक्टर वर्मा ने नरमी से कहा, भाई साहब, मिर्च का छौंका आंखों में आंसू लाता है, लेकिन दिल का दर्द चेहरे की लकीरें बदल देता है। हम अजनबी हैं, लेकिन इंसान हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, शायद हम कुछ काम आ सके। मोहन बाबू चुप रहे, लेकिन राघव का सब्र का बांध टूट गया। राघव अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में कंपन था। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने रात भर जागकर काम किया, लेकिन वो अमीर आदमी आया, पापा को गाली दी, धक्का दिया और पैसे भी नहीं दिए। पापा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब तो भगवान से भी मेरा भरोसा उठ गया है। वो भी केवल अमीरों की सुनते हैं, कोई नहीं सुनता गरीबों की। राघव हाँफ रहा था। मोहन बाबू ने उसे डांटा। राघव चुप कर, बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते। डॉक्टर वर्मा ने हाथ उठाकर मोहन बाबू को रोका। वे राघव के पास गए। बेटा, गुस्सा जायज है। जब मेहनत का फल न मिले और अपमान मिले तो खून खौलता है, लेकिन याद रखना, यह दुनिया भले ही बेईमानों से भरी हो, लेकिन ऊपर वाला अपने भाई खाते में कभी गलती नहीं करता। डॉक्टर वर्मा अपनी गाड़ी की तरफ गए। वापस आए तो उनके हाथ में एक छोटी सी मूर्ति थी, बाबा खाटू श्याम जी की। उन्होंने वो मूर्ति मोहन बाबू के हाथ में दी। मोहन जी, मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी तो नहीं हूं, लेकिन जब भी मैं जीवन में हताश हुआ हूं, इस हारे के सहारे ने मुझे थाम लिया। ये मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी थी। आज मुझे लगा कि इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। इसे अपने घर में अपनी मशीन के पास रख लीजिए और बस इतना कहिएगा, बाबा अब ये नैया तुम्हारे हाथ में है। मोहन बाबू, जो ईश्वर से रूठ चुके थे, उस मूर्ति को देखकर न जाने क्यों पिघल गए। उन्होंने उसे माथे से लगाया। डॉक्टर वर्मा ने फिर राघव की तरफ देखा। तुम कौन सी क्लास में हो बेटा? राघव ने रूखेपन से जवाब दिया, 9वीं में। डॉक्टर वर्मा ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वाह, मेरा बेटा आर्यन भी 9वीं में है, लेकिन वो गधा पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। उसे मैथ्स का एम और साइंस का एच भी नहीं आता। तुम कैसे हो पढ़ाई में? राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहन बाबू बोले, साहब ये अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, 8वीं में भी टॉप किया था। इसका दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता है। डॉक्टर वर्मा की आंखों में चमक आ गई। सच में? भाई साहब, मुझे एक मदद चाहिए। मेरा बेटा ट्यूशन जा जाकर परेशान है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या आपका बेटा उसे पढ़ा सकता है? राघव हैरान था। उसने कहा, मैं?
लेकिन मैं तो खुद 9वीं में हूं, मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगा? डॉक्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जो तू जानता है बस वही उसे समझा देना। बच्चों की भाषा बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मैं तुम्हें महीने के 3,000 रुपए दूंगा, और हां, ये लो पहले महीने की फीस एडवांस। डॉक्टर वर्मा ने जेब से 3,000 रुपए निकालकर मेज पर रख दिए। और हां, ये कोट और जैकेट की सिलाई के पैसे अलग से मिलेंगे, ये ट्यूशन की फीस है। मोहन बाबू के हाथ जुड़ गए। ये 3,000 रुपए उस समय उनके लिए 3 लाख से कम नहीं थे। डॉक्टर वर्मा जाते जाते बोले, राघव, कल से आर्यन को भेज दूंगा, और याद रखना, गुस्से को ताकत बनाना, कमजोरी नहीं। जय श्री श्याम। बाबा श्याम की मूर्ति को घर के मंदिर में सिलाई मशीन के ठीक सामने स्थापित किया गया। उस रात घर में खाना बना। बहुत दिनों बाद सबने पेट भरकर खाया। पैसे तो मिले ही थे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज जो मिली थी वो थी आत्मविश्वास। अगले दिन आर्यन आया। वो एक लापरवाह सा अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लेकिन दिल का साफ लड़का था। उसने आते ही कहा, देख भाई, पापा ने भेजा है तो मैं आ गया, लेकिन मुझे पढ़ने वढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू अपना पढ़, मैं अपना मोबाइल चलाऊंगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। यह मैथ का एक सवाल है। अगर तूने इसे मुझसे पहले समझ लिया तो मैं तुझे पढ़ाना छोड़ दूंगा, और अगर नहीं समझ पाया तो तुझे आज 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आर्यन ने सोचा, ये दर्जी का बेटा मुझे क्या हराएगा, मंजूर है। राघव ने उसे पाइथागोरस प्रमेय इतने सरल तरीके से रस्सी और कैंची का उदाहरण देकर समझाई कि आर्यन का मुंह खुला रह गया। जो चीज उसे बड़े बड़े कोचिंग वाले नहीं समझा पाए थे, राघव ने उसे 5 मिनट में दिमाग में उतार दिया। उस दिन आर्यन ने पढ़ाई की, और अगले दिन वो अपने साथ अपने एक दोस्त को भी ले आया। राघव के पढ़ाने का तरीका जंगल की आग की तरह फैला। वो किताबी रट्टू तोता नहीं बनाता था, वो कॉन्सेप्ट समझाता था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। स्कूल में एक दिन 10वीं कक्षा का एक लड़का सिर पकड़कर बैठा था। राघव वहां से गुजरा। उसने लड़के से पूछा, क्या हुआ भैया? वो लड़का बोला, अरे जाना छोटे, ये 10वीं का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तेरे बस का नहीं है। दिखाइए तो। राघव ने जिद की। लड़के ने झल्लाकर किताब थमा दी। राघव ने सवाल देखा। उसने 2 मिनट आंखें बंद की, दिमाग में समीकरण बनाए, और फिर पेन लेकर 3 मिनट में सवाल हल कर दिया। ये लो, इसमें बस आइडेंटिटी बदलनी थी। वो लड़का और उसके दोस्त सन्न रह गए। तुझे 10वीं का मैथ्स आता है? हाँ, मैंने दीदी की किताबों से पढ़ लिया था, मुझे मजा आता है। उस दिन लंच में राघव के लिए कैंटीन से ब्रेड पकौड़ा आया इनाम के तौर पर, और साथ ही ये खबर भी फैल गई कि 9वीं का राघव 10वीं के सवाल भी हल कर लेता है। राघव अब अपने काम को बढ़ाना चाहता था, लेकिन घर में जगह की कमी थी। बेंच डेस्क खरीदने के पैसे नहीं थे। मोहन बाबू ने कहा, बेटा, मेरे पास बोर्ड खरीदने के पैसे नहीं है। राघव ने कहा, पापा, दीवार तो है ना? राघव और मोहन बाबू ने मिलकर बैठक की एक दीवार को काले पेंट से रंग दिया। वो बन गया उनका ब्लैक बोर्ड। राघव ने 2 रुपए का चार्ट पेपर खरीदा और उस पर स्केच पेन से लिखा, कक्षा 5 से 9 तक ट्यूशन, ट्यूटर राघव, संपर्क करें। शुरुआत में 2-3 दिन तक कोई नहीं आया। राघव हताश होने लगा। तभी 11 का दिन आया। ये बाबा श्याम का दिन माना जाता है। राघव सुबह नहा धोकर बाबा की मूर्ति के सामने बैठा। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरे, लेकिन इस बार गुस्से के नहीं, प्रार्थना के थे। बाबा, मैं अपने पापा को दोबारा उस आदमी के सामने हाथ फैलाते नहीं देख सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। मेरी इलाज अब आपके हाथ में है। शाम होते होते चमत्कार हुआ। 3 अभिभावक आए। वे उन 10वीं के छात्रों के माता पिता थे जिनके सवाल राघव ने स्कूल में हल किए थे। बेटा, हमारे बच्चों ने बताया कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, क्या तुम इन्हें पढ़ा दोगे? लेकिन आंटी, मैं खुद छोटा हूं। उम्र छोटी है पर अकल बड़ी है, हमें तुम पर भरोसा है। राघव ने हां कर दी। उस दिन जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं। पहले 5 बच्चे, फिर 10, और देखते ही देखते राघव के पास 51 बच्चों का बैच बन गया। वे बच्चे जमीन पर दरी बिछाकर बैठते। राघव काले पेंट वाली दीवार पर चौक से लिखता और पढ़ाता। मोहन बाबू अब सिलाई का काम करते थे, लेकिन मजबूरी में नहीं, शौक से, क्योंकि घर का मुख्य खर्चा अब राघव की ट्यूशन फीस से निकलने लगा था। समय का पहिया घुमा। राघव ने 9वीं में फिर से टॉप किया, लेकिन बड़ी जीत यह थी कि जिन 10वीं के बच्चों को उसने पढ़ाया था उन सब ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। राघव की बहन रिया, जो पहले घर में ऊधम मचाती थी, अब भैया को पढ़ाते देख खुद भी पढ़ने लगी और अपनी क्लास में अव्वल आई। आज उस घटना को 3 साल हो चुके हैं। मोहन बाबू ने उन मित्रों से नाता तोड़ लिया
जो बुरे वक्त में भाग गए थे। अब वे अपनी मर्जी के मालिक हैं। बाबा श्याम की मूर्ति आज भी उसी सिलाई मशीन के सामने विराजित है। राघव ने अपनी कमाई और पिता के सहयोग से घर की मरम्मत करवाई और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले महीने ही उन्होंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी है। जब वो गाड़ी घर के बाहर आई तो मोहन बाबू की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन ये आंसू मिर्च के छोके वाले नहीं थे, ये गर्व के आंसू थे। उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, उस दिन सेठ ने मुझे धक्का दिया था, मुझे लगा मैं गिर गया, लेकिन आज समझ आया कि वो धक्का मुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुझे खड़ा करने के लिए था। बाबा श्याम ने उस अपमान को आशीर्वाद में बदल दिया। राघव ने मुस्कुराते हुए गाड़ी के डैशबोर्ड पर वही बाबा श्याम की मूर्ति लगाई जो डॉक्टर वर्मा ने दी थी। वो जानता था कि जीवन में अभी बहुत सी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे गणित के सवालों को हल करना भी आता है और जिंदगी की मुश्किलों को आस्था से जीतना भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जब सारे रास्ते बंद नजर आए, जब लोग आपका अपमान करें और आपके हुनर की कदर ना करें, तो हताश मत होना। याद रखना, ईश्वर कभी कभी हमें बुरे हालातों में इसलिए डालता है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए, और जो हारे के सहारे पर विश्वास रखता है उसकी जीत निश्चित है। दोस्तों, आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री श्याम।